हेलो मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग लॉकडाउन में कुशल और स्वस्थ अवश्य होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग देख चुके थे जो कैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण ये सिंध प्रांत क्षेत्र में हुआ। उससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार। उसके विस्तार के क्रम में ही ये जो सिंध आक्रमण था वो था एक, ठीक है ना। उसके और सारे रीजन थे, लेकिन मुख्य दो रीजन थे, एक इस्लाम धर्म का प्रचार और धन प्राप्ति। उसी के बगल में मुल्तान है। अब मुल्तान के समय में ये जो देख रहे हैं पंजाब, अभी के जो वर्तमान में पंजाब है, पंजाब और पाकिस्तान में भी पंजाब है, उसमें पाकिस्तान में भी पंजाब है, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, लेकिन अपने लोग पंजाबी सीधा बोलते हैं। पाकिस्तान में भी पंजाबी, ध्यान रखिएगा। तो ये पंजाब वाले क्षेत्र जो है सो हिंदू शाही राजवंश, ठीक है ना, ये वाला इतना दूर हिंदू शाही राजवंश के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। अब देखिए एक वो जो विस्तार के क्रम में गजनी, एक माने उसका विस्तार भी बट गया था। तो एक गजनी नाम का जो तुर्क सरदार था, क्या था, गजनी साम्राज्य का अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार था। देखे ना, अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य या यामनी वंश, कहीं कहीं ये आपको यामनी वंश भी दे देगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। गजनी साम्राज्य या यामनी वंश की स्थापना 932 ईस्वी में, ये 10वीं शताब्दी में की, ठीक है। अब देखिए 932 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना हुई। अब ध्यान रखेंगे हम लोग आगे वाली वीडियो में यहाँ पे राजपूत वंशों का उदय भी पढ़ना है। तो ये मत समझिएगा जो इधर कुछ नहीं हो रहा था, इधर भी हो रहा था। उस समय इधर भी राजपूत वंश का भी उदय हो रहा था, ठीक है ना। राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्रों में, मेनली राजस्थान वाले क्षेत्र में और सीमावर्ती राज्यों में क्या हो रहे थे, राजपूत वंशों का उदय। हम लोग आगे वाले वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ये गजनी साम्राज्य। और राजधानी कहाँ बनाया, गजनी को बनाया। राजधानी कहाँ बनाया, गजनी, इसलिए इसको क्या कहा था, गजनी साम्राज्य कहा था। अल्पतगिन ईरान का शासक अब्दुल मलिक का दास था। यहाँ जो ईरान था, ईरानी मेन था उस समय आक्रमण का मुख्य केंद्र। तो ईरान का जो खलीफा, ईरान का शासक था अब्दुल मलिक, तो उसका वो क्या था, दास था। कमजोर देख के वो अपना क्या किया, अलग स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर लिया, ठीक है। अल्पतगिन के बाद इत्सा उसका बेटा, बलक्तगिन, पिराई या प्रीतिगिन, ये ध्यान रखिए, ये प्रीतिगिन ज्यादा ध्यान रखिए, प्रीतिगिन या पिराई, कहीं कहीं पिराई भी लिखा रहता है। तो प्रीतिगिन 972 से 977 तक ये किया था प्रीतिगिन गजनी पे शासन। अब देखिए प्रीतिगिन के शासन काल में ही, ये जो प्रीतिगिन है इसी के शासन काल में ही भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण, ध्यान रखेंगे, वो था अरब आक्रमण। 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम सफल अरब आक्रमण था। ये है प्रथम तुर्क आक्रमण, क्योंकि ये तुर्क सरदार थे ना, तुर्क वंशज के थे, इसीलिए ये तुर्क आक्रमण कहलाया। प्रथम वाला ध्यान रखें, प्रथम वाला जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, वो एग्जाम में आने का ज्यादातर चांस रहता। तो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ, ध्यान रखेंगे, पंजाब वाले क्षेत्र में, ये पंजाब वाले क्षेत्र है। तो पंजाब वाले क्षेत्र में प्रथम तुर्क आक्रमण भारत पे हुआ था। उस समय पंजाब क्षेत्र में शाही वंश, हिंदू शाही वंश का शासन था और उसका राजा जयपाल शासन कर रहा था, समझे। तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम तुर्क आक्रमण के समय कौन था शासक, जयपाल था, जयपाल शासन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम तुर्क आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, तो पंजाब के शासक कौन था, राजा जयपाल, उसके समय कौन किया था, तो प्रीतिगिन, ठीक है ना। अब देखिए ये सब तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये था, ध्यान रखिएगा प्रीतिगिन के बारे में। अल्पतगिन कौन था, तो ये गजनी साम्राज्य के संस्थापक था। अल्पतगिन के बाद प्रीतिगिन, ध्यान रखिएगा ज्यादा, प्रीतिगिन के बाद देखिए अल्पतगिन का दास और दामाद सुबुक्तगिन, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक ना। अलाउद्दीन का दास और दामाद, जैसे ये भी था अलाउद्दीन भी था, अब्दुल मलिक का दास था, उसी तरीका से अलाउद्दीन का भी दास सुबुक्तगीन था। तो सुबुक्तगीन जो 977 में गजनी के गद्दी पर बैठा, ये देखिए 972 से 977 प्रीतिगीन था, और 977 में ही ये सुबुक्तगीन क्या हुआ, गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए, एगो का नाम था इस्माइल, एगो का था ना गजनवी, यहाँ पे है गजनवी। उस बाद में लोग गजनी बोलने लगे, लेकिन गजनवी इनका नाम था। एक का नाम क्या था इस्माइल, एगो का नाम था गजनवी। जब ये सुबुक्तगीन मरने लगा तो इस्माइल को और इसमें थोड़ा थोड़ा साम्राज्य क्या हुआ, बांट दिया, लेकिन वो गजनवी क्या था, अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं था, अपने जो जितना बंटवारा हुआ था उसमें उतना में संतुष्ट नहीं था। तो क्या कि अपने बड़े भाई इस्माइल को भी कैद कर लिया और उस पर पूरे पे अधिकार, वो एकाधिकार गजनवी कर लिया। गजनवी शुरू से ही क्रूर, ताकतवर, धन लुटेरा, ये सब कह सकते हैं, ये सब था। फिर देखिए, एक हिंदू शाही वंश का जो सीमा था और गजनी साम्राज्य का जो सीमा था, ये दोनों एक फ्रंट पे थे, आमने सामने। ये भी एक मेन कारण था टकराने का, ये दोनों का सीमा क्या हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे, तो जिसके कारण भी ये दोनों में अनबन रहता था। एक कारण ये भी था जो गजनी साम्राज्य का पंजाब वाले क्षेत्र में आक्रमण का, ठीक है ना। अब देखते हैं मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था और 1030 ईस्वी तक वो जीवित रहा, ठीक है ना। गजनवी अपने पिता के समय खुरासान का शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला पॉइंट जो है, जो गजनवी अपने पिता के समय, जब उसके पिता थे जिंदा, तो उसके समय वो खुरासान का शासक था, खुरासान, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मोहम्मद गजनवी 28 वर्ष की आयु में, 28 उनका जन्म था, तो यहाँ पे 971 28 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा, नहीं 27 वर्ष की आयु में 998 से में गद्दी पर बैठा। अब बगदाद, उस समय बगदाद का खलीफा कौन था, अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उससे 2 उपाधि भी दिया करता था। हम लोगों ने देखा था इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा पद का प्रादुर्भाव हुआ। खलीफा पद क्या होता था, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होते थे, ठीक है ना, उत्तराधिकारी, उन्हें खलीफा कहा जाता था। और ये खलीफा इस्लाम धर्म के जगत गुरु होते थे, इस्लाम के गुरु होते थे, पूरे देश में उनका बात माना जाता था, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में उनका बात माना जाता था। लेकिन ये तुर्क शासन के काल में मुस्तफा कमाल पाशा थे 1924 में, वो खलीफा पद को हटा दिया, और बाद में बहुत हाल में हटाया 1924 के आसपास। तो ये 998 के पास हम बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या, बगदाद के खलीफा थे अल आदिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान किया, और उस समय जो भी उनसे खलीफा से जो भी अपना सुल्तान पद का नहीं लेता था, उन्हें इस्लाम के विरुद्ध माना जाता था, उनसे वो लेना पड़ता था मान्यता खलीफा से। तो खलीफा से लेने से वो इस्लाम के क्या संरक्षक माने जाते थे, ठीक है ना। तो मान्यता प्रदान किया, और बगदाद के खलीफा उसे मान्यता प्रदान करते ही मोहम्मद गजनवी को 2 पद भी प्रदान करते। एक क्या था, यामिन उद्दौला, एक कौन सा पद था, यामिन उद्दौला के नाम से उसको नवाजा, और दूसरा यामिन उद्दमिल्ला। तो यामिन उद्दौला का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उल मिल्ला का मतलब क्या होता है, इस्लाम का संरक्षक। ये 2 पद उनको मोहम्मद गजनवी को दिए, ठीक है। बगदाद के खलीफा ने उन्हें 2 उपाधि प्रदान किए, उसके साथ ही उसने सुल्तान पद का भी ग्रहण किया, सुल्तान पद को धारण किया। तो ये आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बारंबार पूछा जाता है, जो प्रथम सुल्तान पद को धारण करने वाला शासक कौन था। ध्यान रखिएगा, गजनवी जो था प्रथम शासक था जिसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी। हम लोग आगे चर्चा करेंगे
दिल्ली सल्तनत में भी कुछ शासक ने सुल्तान पद की धारण किया था। देखिए सर हेनरी एलियट, सर ये जो अंग्रेज हैं सर हेनरी एलियट के अनुसार गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है ना। कहा जाता उससे काफ़ी बार हुआ था, लेकिन सर हेनरी एलियट के अनुसार भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ये ध्यान रखिएगा। गजनबी का आक्रमण का उद्देश्य तो धन लूटना था, सिर्फ क्या था, धन लूटना था। और ये जो मध्य एशिया में है, मध्य एशिया के क्षेत्र में है, सो अपना शासन क्या करना चाहता था, मजबूत करना चाहता था, ठीक है ना। अपना साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था उसका मुख्य उद्देश्य में, उसका उद्देश्य था सिर्फ धन लूटना और मध्य एशिया में क्या था, शासन मजबूत करना। उसमें से 17 आक्रमण जो किया, तो 17 आक्रमण में से प्रमुख आक्रमण को चर्चा करना है हम लोग को, सभी का चर्चा नहीं करना है। तो प्रमुख आक्रमण को देख लेते हैं कौन कौन क्या था। सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रथम बार जो भी आता है क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रथम जो भी होता है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रथम आक्रमण कब किया था गजनवी ने भारत पे, तो 1000 ईस्वी में। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है जो अरबों का आक्रमण, तो अरब का सफल आक्रमण 712 ईस्वी। तुर्क का आक्रमण 72 से 77 के बीच में हुआ था, सुबुक्तगीन उसके बाद बना था, गजनवी का पिता, ठीक है ना। ध्यान रखिए प्रथम आक्रमण मोहम्मद गजनवी का 1000 ईस्वी में। उस समय ये शाही वंश का शासक था, जयपाल था। क्या कौन था, शाही वंश का, हिंदू शाही वंश का शासक कौन था, जयपाल। यहाँ पे आक्रमण किया और वो उतना सफल नहीं माना था, वो कुछ एरिया में धन लूटा, आक्रमण करके धन लूट के वापस चला गया। फिर दूसरा आक्रमण, उसके वो मन ही मन बना लिया था, जो जितना साल जिएंगे लगभग गद्दी पे बैठते ही मन बना लिया जो भारत पर आक्रमण करते ही रहेंगे, सब साल लगभग एक साल पे करता ही रहा वो आक्रमण, बीच बीच में थोड़ा बहुत गैप है। दूसरा आक्रमण 1001, देखिए 1000 के बाद 1001 में फिर आक्रमण कर देता है। तो उस समय भी जयपाल ही था, ठीक है ना, जयपाल के विरुद्ध कर दिया। अब जयपाल की पराजय होगी, वो हार गया। तो जयपाल हार गया तो वो अपना मतलब लज्जित के मारे वो अपने को आत्मदाह कर लिया, ठीक है ना, आत्महत्या कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छठा आक्रमण था, सो 1008 से 9 के बीच में था। उस समय जयपाल का ही बेटा था आनंदपाल, वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। तो वो गद्दी पर नगरकोट के विरुद्ध वो किया था, तो आनंदपाल के विरुद्ध वो आक्रमण किया था, नगरकोट के विरुद्ध, और मूर्तिवाद के विरुद्ध भी उसने बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ा। उसी के बाद वो कहलाने लगा मूर्ति भंजक आक्रमणकारी। ध्यान रखिएगा, ये नगरकोट के विरुद्ध वो, ये इम्पोर्टेंट है, नगरकोट के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ उसके बाद वो क्या कहलाने लगा, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहलाने लगा। पहले उद्देश्य नहीं था ये सब, लेकिन बाद में उसका मन भी बदलने लगा, मूर्ति भंजक। फिर 12वां आक्रमण ध्यान रखिएगा 1018 से 1019 मथुरा कन्नौज के आसपास हुआ था। उस समय प्रतिहार राजा का वहाँ पे शासक था। हम लोग देखेंगे जो 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में राजपूत वंशों का भी उदय हो रहा था। इस समय राजपूत वंश भी फैल चुके थे। तो उस समय मथुरा कन्नौज में कौन सा राजा का था शासन, प्रतिहार राजा का, ठीक है ना। 13वां शासन चंदेल राजा, 13वां शासन किसके विरुद्ध था, चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध, ठीक है। ये ध्यान रखिए विद्याधर के विरुद्ध क्या था, ये पूरे दमखम के साथ उसका विरोध किया। प्रथम विरोध करने वाला एकदम दमखम के साथ ये विद्याधर था गजनवी का, और वो उसको असफल बना दिया। वो सभी में लगभग सफल ही रहा था गजनवी, लेकिन ये विद्याधर के विरुद्ध जो था, चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध, उसमें वो सफल नहीं हो पाया था, वो असफल रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है 16वां आक्रमण, ठीक है ना। 1025 में ये सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है, अभी गुजरात में पड़ता है, तो सौराष्ट्र मंदिर के विरुद्ध था। उस समय उसका संरक्षक अहिलवाड़ा का राजा था, अहिलवाड़ा का संरक्षक था राजा, वो उसका संरक्षक कर रहा था। तो मोहम्मद गजनवी ने उसके विरुद्ध भी आक्रमण कर दिया। उसमें उससे धन की प्राप्ति करीब 20 लाख दिनार हुआ था। कितना हुआ था, 20 लाख दिनार। वो अपने कई दिनों तक ले जाता रहा, घोड़ा ऊंट जो भी, ठीक है ना। तो वो बहुत सारे धन की प्राप्ति किया था।
और वो आता था और जल्दी जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास वो थक गया रहता है। दूसरा बात, उसके पास बहुत सारे धन दौलत रहता है, तो वो चाहता है जल्द से जल्द वो अपना साम्राज्य गजनी उस धन दौलत को पहुंचा दे। तो वो जल्दी के चक्कर में एक बार उस पे क्या किया, जाट ने भी उसका कुछ धन प्राप्त कर लिया, आक्रमण कर दिया जाट ने। तो वो युद्ध नहीं किया, जितना बचा वो लेके गजनी लौट गया। अब देखिए 17वां आक्रमण जो अमतीन आक्रमण था, उसके 2 साल बाद जाटों के विरुद्ध किया था 1027 में। 1027 में किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध, और वो अमतीन आक्रमण था, ठीक है ना। फिर आगे 3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके दरबार में बहुत ही बड़े बड़े विद्वान लोग भी रहते थे। उसमें प्रमुख उसके दरबारी इतिहासकार थे उत्तबी, ये ध्यान रखिएगा। उसके जो दरबारी इतिहासकार थे कौन थे? उत्तबी। ये अलबरूनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो किताब है, किताब उल हिंद, जिसको नाम कहते हैं तहकीक ए हिंद भी, ये पूछा जाता है तहकीक ए हिंद के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा अलबरूनी, ठीक है। दरबारी इतिहासकार उत्तबी और तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। अब ये तो फारसी भाषा में थे, अरबी भाषा में थे, तो इसके अंग्रेजी में अनुवाद सच्चाऊ ने किया था और हिंदी में रजनीकांत शर्मा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक और है लेखक जो महत्वपूर्ण है, फिरदौसी। ये दोनों ध्यान, अलबरूनी और फिरदौसी के बारे में ध्यान रखिएगा। ये शाहनामा के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। ये अलबरूनी जो है तहकीक ए हिंद, ये 11वीं शताब्दी में भारत भी आया था। वो सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य और ये यहाँ के भारत के देख के बहुत ही प्रभावित हुआ था, और उसने यहाँ के पुराणों को भी अध्ययन किया था। वो बहुत ही उससे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुआ था, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, ये ध्यान रखिएगा। किसने शाहनामा की रचना की? फिरदौसी ने। और बेहाकी ने तारिक ए सुबुक्तगीन, उन्हें ये गजनवी के पिता जो थे सुबुक्तगीन, उसके बारे में लिखा है, सुबुक्तगीन के बारे में। एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है जो वो चांदी का सिक्का भी चलाया था। महमूद गजनवी ने क्या चलाया था? चांदी का सिक्का। उसमें एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत में भी भाषा में लिखा रहता था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग गजनवी पढ़ लिए, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाएंगे। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और इसमें जो खामी है या जो अच्छा है वो ज़रूर कमेंट करें। अगर खामी है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, कमी है तो उसको हम क्या करेंगे, तो अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा है तो अच्छा यदि कमेंट करते हैं तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगी। तो दोनों स्थिति में मुझे ही फायदा है। अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।